नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के अंदर पुष्यभूति यानी वर्धन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझे। पुष्यभूति वंश या अपन इसको कह सकते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश बात करते हैं अपन 6ठी शताब्दी के अंदर। 6ठी शताब्दी की बात अपन करते हैं कि 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट या पास में, दिल्ली के निकट या पास में थानेश्वर स्थान था। थानेश्वर जो वर्तमान में ऐसा माना जाता है हरियाणा के अंदर स्थित है, पहले उस समय दिल्ली के पास में था। थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का एक शासक हुआ। पुष्यभूति नाम का एक शासक हुआ जो शिव का उपासक था, शिव का उपासक, भगवान शंकर का पुजारी, शिव का उपासक था। और इसी ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई और थानेश्वर के अंदर पुष्यभूति वंश की स्थापना की। उसके बाद इस वंश का कालांतर में नाम वर्धन वंश कैसे हो गया? वर्धन वंश इसी पुष्यभूति या वर्धन वंश का एक शासक हुआ प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई। प्रभाकर वर्धन नाम का शासक था। इसके नंबर 1 इसका एक पुत्र था राज्यवर्धन, जो सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद इसका एक बेटा था हर्षवर्धन। एक बेटी थी। कहीं पर राजश्री लिखा मिलता है तो कहीं पर राज्यश्री भी इसका नाम मिलता है। तो अपन बात करते हैं, प्रभाकर वर्धन ने भी थोड़ा बहुत समय यहाँ पर शासन किया था। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद अगला जो शासक 606 ईस्वी अगला जो शासक बना है वो राज्यवर्धन बना। और इस राज्यवर्धन के राज शासन पर बैठते ही इसको कई युद्धों और समस्याओं से जूझना पड़ा। जैसा कि अपन बात करते हैं कि 606 ईस्वी के अंदर, 606 ईस्वी में बंगाल के गौड़ शासक संसाक ने युद्ध किया। ठीक है ना। अपन बात करते हैं वापस के वर्धन में प्रभाकर वर्धन सबसे पहले राजा हुआ था, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा में है। और उस समय माना जाता था प्राचीन काल में कि दिल्ली के निकट का भाग था। राज्यवर्धन इसका बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन इसका दूसरा बेटा था, और राज्यश्री इसकी बेटी थी। 606 ईस्वी की अपन बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो सबसे बड़ा बेटा था, राज्यवर्धन, ये वर्धन वंश का अगला शासक बना। शासक बनते ही इसको विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न युद्धों, समस्याओं से इसको सामना करना पड़ रहा। और बात अपन करते हैं 606 ईस्वी की, कि 606 ईस्वी में बंगाल के गौड़ शासक संसाक ने राज्यवर्धन पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और राज्यवर्धन
वीरतापूर्वक लड़ता हुआ इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, हार गया था, मारा गया था। मारे जाने के बाद अब इसकी जो बहन थी, इस बहन ने भय के मारे अपनी जान बचा करके ये राज्यश्री भी थानेश्वर को छोड़ करके विंध्य क्षेत्रों में चली गई, अज्ञातवास में चली गई और अपनी जान उसने बचाई। अब हम बात करते हैं 606 ईस्वी की। 606 ईस्वी में मंत्री परिषद के मुखिया, मंत्री परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसके अंदर मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बंडी था, मुख्यमंत्री बंडी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी के अंदर मंत्री परिषद का जो मुखिया था वो बंडी था। बंडी ने मंत्री परिषद की एकदम अचानक एक बैठक बुलाई और उसमें निर्णय लिया गया कि राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, हमारे जो राजा थे वो संसाग ने उनको मार दिया गया है, अब हम वर्धन वंश का अगला राजा हर्षवर्धन को बनाना चाहते हैं। तो बंडी ने 606 ईस्वी की अपन बात करें तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राज सिंहासन पर बैठ गया। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ? 606 ईस्वी के अंदर राज्याभिषेक। उसके बाद पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम क्या था? यशोमती, यानी इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती, इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। तो हर्षवर्धन 606 में राज्याभिषेक करने बैठ गया था, यानी उसका राज शासन शुरू हो गया। उसके बाद उसने अपने जीवन में 2-3 महत्वपूर्ण समस्याओं पर पहले विचार किया कि नंबर 1 अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना, दूसरा अपनी बहन जो किसी अज्ञात स्थान पर चली गई हैं उसको पुनः ढूंढ कर लाना। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो उनको पूरा करना। तो राज्याभिषेक इनका हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपनी पहले राजधानी बनाई। पहले तो इसने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर के अंदर। पहले राजधानी कहाँ बनी? थानेश्वर में। फिर राजधानी को स्थानांतरित कर दिया थानेश्वर से कनौज। कनौज वहां ले गया था। आपको जैसा कि कनौज क्षेत्र उस समय बहुत गंगा का क्षेत्र था, गंगा दोआब क्षेत्र में बहुत उपजाऊ जमीन थी और अच्छी प्रकार की मिट्टी थी और करों की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण एक क्षेत्र हुआ करता था। तो इस कनौज को उसने अपनी राजधानी, थानेश्वर से कनौज अपनी राजधानी बना दी। उसके बाद अपन बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के जीवन में शुरुआत में सबसे पहले समस्या क्या थी? नंबर 1 अपनी खोई हुई बहन को पुनः ढूंढ करके लाना, दूसरा अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला संसाग से लेना। तो उसने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं, एक शासक था जिसका नाम है भाई भास्कर वर्मा। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से उसने संधि की। कामरूप के शासक, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा से संधि की। ठीक है ना? भास्कर वर्मा से उसने क्या की? संधि की। और भास्कर वर्मा से संधि करने के बाद उसने सबसे पहले संसाग से युद्ध किया और युद्ध करके संसाग की शक्तियों को सीमित कर दिया, उसके राज्यों को उसने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। फिर उसने 630 से 633 के अंदर, 630 और 633 ईस्वी के अंदर की अपन बात करें तो वल्लभी के राजा यानी वल्लभी नरेश दुरुसेन द्वितीय को हरवाया। वल्लभी के राजा, वल्लभी के राजा दुरुसेन को हराया। दुरुसेन को इसने क्या किया? हराया। उसके बाद आगे की अपन बात करें हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन ने 630 से 634 में, 630
623 से 634 ईस्वी की अपन बात करें तो हर्ष भी महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था। हर्ष का शासन निरंकुशवादी था। उसी प्रकार चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था पुलिकेशन द्वितीय, वो भी महत्वाकांक्षी और निरंकुशवादी था। तो 630 और 34 में हर्षवर्धन व पुलिकेशन के बीच में युद्ध हुआ। हर्षवर्धन व पुलिकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई। युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलिकेशन विजयी रहा और हर्षवर्धन हार गया था और नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार से 630 से 34 में हर्षवर्धन पुलिकेशन के बीच का युद्ध, 630-33 में वल्लभी के राजा दुरुसेन को उसने हराया। उसके बाद 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ और कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से उसने संधि करके उसने संसाक को हरा करके इस बंगाल के गौड़ साम्राज्य को बिल्कुल सीमित कर दिया, छोटा कर दिया, ताकि आने वाले भविष्य में संसाक अपने क्षेत्रफल को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब देखिए आप इसका हर्षवर्धन का जो साम्राज्य देखिए आप, हर्षवर्धन का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था ये देखिए आप। साम्राज्य कुछ लोग बता रहे हैं नेपाल में भी इसके कुछ अवशेष मिले, जम्मू कश्मीर में भी इसका भाग था, पंजाब के अंदर भी हर्षवर्धन का शासन के कुछ सबूत मिले हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में भी हर्षवर्धन के कुछ महत्वपूर्ण शासन के भाग मिले हैं। उसके बाद पूर्वी भारत में भी गंगा नदी क्षेत्र है, मगध है, जैसे मगध है, गंगा क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हर्ष के अवशेष यानी हर्ष के शासन के कुछ प्रमाण कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में कुछ विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो इस प्रकार से एक विशाल क्षेत्र कासिम स्वामी कौन, हर्षवर्धन, बहुत बड़ा एक क्षेत्र का एक मालिक था हर्षवर्धन। और आज जो हम बात पढ़ रहे हैं वो हर्षकालीन भारत, लेकिन हर्षकालीन भारत, हर्ष के पहले मैंने कुछ परिचय आपको करवाया है, प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन का, उसकी बहन राजश्री का। तो अब हर्षकालीन काम शुरू हो गया, हर्षकालीन 606 से शुरू हो गया। तो 606 में उसका राज्याभिषेक थानेश्वर, उसके बाद उसने अपनी राजधानी में बना दी और अपने भाई भास्कर वर्मा, अपने भाई राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए उसने संसाक को सीमित करने के लिए उसने भास्कर वर्मा से संधि की, जो कामरूप का राजा था। उसके बाद 630 से 633 में उसने वल्लभी के राजा दुरुसेन को हर्षवर्धन ने हराया। उसके बाद 630 से 634 में दो महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें एक था हर्षवर्धन, दूसरा पुलिकेशन, और इसमें पुलिकेशन ये युद्ध जीत गया। उसके बाद की अपन आगे बात करते हैं और इसमें हर्षवर्धन की असफलता का जो वर्णन है, हर्षवर्धन की असफलता का वर्णन ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ऐहोल शिलालेख के अंदर इसका महत्वपूर्ण वर्णन शिलालेख में मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच 630 से 634 के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, युद्ध हुआ है, उस युद्ध के अंदर पुलिकेशन की जीत हुई और हर्षवर्धन की पराजय हुई और हर्षवर्धन उसमें असफल रहा। इसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? ऐहोल शिलालेख के अंदर। ऐहोल शिलालेख के अंदर इन दोनों की घटनाओं, इन युद्ध की घटनाओं का वर्णन आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन धर्म व ज्ञान के रूप में क्या बात जानता था। कि हर्षवर्धन राजस्व का आधा भाग धर्म, शिक्षा, साहित्य में व्यय करता था। हर्षवर्धन धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो प्रारंभ में शिव भक्त था, उसके बाद वो बौद्ध महायान की ओर प्रवृत्त हो गया। प्रारंभ में हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन प्रारंभ में क्या था? शिव भक्त था, शिव उपासक। उसके बाद शिव के बाद में वो बौद्ध महायान की तरफ अग्रसर हो गया। बौद्ध महायान उसने धर्म अपना लिया था।
तो बौद्ध महायान, और अपने कुल राजस्व का आधा भाग धर्म पर, शिक्षा पर और साहित्य क्षेत्र में ये अपना पैसा खर्च करता था, अपना राजस्व खर्च करने का कार्य भी करता था। उसके बाद में आगे की बात करें अपन, तो इस अगले वीडियो में हम लोग कनौज सभा, प्रयाग सभा, हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण साम्राज्य प्रशासन के बारे में अपन बात चर्चा करेंगे।